तो चलिए आज कहानी सुनते हैं उस दौर की जब प्राचीन भारत की आखिरी महान लौ टिमटिमा रही थी। ये कहानी है सम्राट हर्षवर्धन की और उस युग की जो उनके साथ ही इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया। आइए इस कहानी में जरा और गहराई से उतरते हैं। जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए। ये सिर्फ एक यात्री की शिकायत नहीं है, बल्कि उस दौर की एक कड़वी सच्चाई है। सोचिए, कुछ ही वक्त पहले तक भारत को गुप्त काल की स्थिरता और सुरक्षा के लिए जाना जाता था, और अब एक चीनी तीर्थयात्री का ऐसा अनुभव। समझिए, ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था। ये इशारा था कि एक पूरा का पूरा दौर बिखर रहा था। तो हुआ ये था कि शक्तिशाली गुप्त साम्राज्य के ढहने के बाद उत्तर भारत में एक तरह का पॉलिटिकल वैक्यूम, यानी एक राजनीतिक शून्य पैदा हो गया था। और ऊपर से हूणों के हमलों ने तो इस आग में घी डालने का काम किया, जिससे हर तरफ बस अनिश्चितता का माहौल था। अब इस खालीपन को भरने के लिए कई छोटी बड़ी ताकतें मैदान में कूद पड़ीं। गुजरात में वल्लभी के मैत्रक थे, तो उधर उत्तर प्रदेश में कन्नौज के मौखरी और हरियाणा के थानेसर में थे पुष्यभूति। मतलब सत्ता अब किसी एक केंद्र में नहीं थी, बल्कि कई हिस्सों में बंट चुकी थी। और जानते हैं, इस सारी उथल पुथल के बीच एक और बड़ा बदलाव हो रहा था। पावर का सेंटर शिफ्ट हो रहा था। सदियों से चली आ रही शाही राजधानी पाटलिपुत्र अब पुरानी बात हो चुकी थी। उसकी जगह एक नया शहर कन्नौज, नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिक्स का नया गढ़ बन रहा था। और यहीं से हमारी कहानी में एंट्री होती है हर्षवर्धन की। लेकिन उनका सत्ता में आना किसी सोची समझी रणनीति का नतीजा नहीं था, बल्कि ये कहानी शुरू होती है एक पारिवारिक सदमे और बदली की आग से। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ, किसी तूफान की तरह। गौड़ के राजा शशांक ने धोखे से हर्ष के बड़े भाई राज्यवर्धन को मार डाला। और सोचिए, ऐसे मुश्किल वक्त में सिर्फ 16 साल के एक लड़के को हर्षवर्धन को सिंहासन पर बैठना पड़ा, और उसने गद्दी पर बैठते ही बदला लेने की ठान ली। और उस नौजवान ने जो कसम खाई, वो सिर्फ शब्द नहीं थे, वो एक जख्मी दिल की चीख थी। ये एक राजा का ऐलान जंग तो था ही, पर उससे कहीं ज्यादा ये एक छोटे भाई का अपने बड़े भाई के कातिल से बदला लेने का प्रण था। और इसी आग ने हर्ष के शुरुआती अभियानों को हवा दी। बस इसी एक प्रण के साथ हर्ष ने अपनी ताकत जुटानी शुरू कर दी, और आगे चलकर वो बने एकीकृत उत्तर भारत के आखिरी महान हिंदू सम्राट। हर्ष के सैनिक अभियानों को देखें तो एक दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। उत्तर भारत में तो उनका डंका बजता था। उन्होंने एक बड़े हिस्से को अपने झंडे तले एकजुट किया। लेकिन दक्षिण में कहानी बिल्कुल अलग थी। जैसे ही उन्होंने नर्मदा नदी पार करने की कोशिश की, चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय एक दीवार की तरह सामने आ खड़े हुए, और वहीं हर्ष का विजय रथ रुक गया। लेकिन रुकिए, हर्षवर्धन की कहानी सिर्फ तलवार और लड़ाइयों तक ही सीमित नहीं है। उनका एक और रूप भी था, एक ऐसा पहलू जो उन्हें इतिहास में और भी खास बना देता है। वो एक विजेता होने के साथ साथ एक विद्वान और कला के बड़े संरक्षक भी थे। हर्षवर्धन की शख्सियत में कमाल का संतुलन था। एक तरफ वो एक जबरदस्त सम्राट थे जिसने पूरे उत्तर भारत को एक किया, और दूसरी तरफ वो एक बेहतरीन लेखक भी थे जिन्होंने प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद जैसे शानदार संस्कृत नाटक लिखे। उन्हीं के दरबार में बाणभट्ट जैसे महान कवि भी थे। अब सवाल ये है कि हमें इतनी पुरानी बातें इतनी सटीकता से पता कैसे हैं? इसके पीछे दो बड़े नाम हैं। पहले हैं उनके दरबारी कवि बाणभट्ट, जिन्होंने हर्षचरित लिखी, और दूसरे हैं मशहूर चीनी यात्री ह्वेनसांग, जिन्होंने अपने सफर का पूरा ब्यौरा दिया। और ह्वेनसांग का रिकॉर्ड इतना अहम क्यों है, जरा इस पर गौर कीजिए। उन्होंने भारत में जो 15 साल गुजारे, उनमें से आधे से ज्यादा यानी 8 साल वो हर्षवर्धन के साम्राज्य में ही रहे। जाहिर है, उन्होंने जो कुछ भी लिखा वो बहुत करीब से देखा हुआ सच था। अब हम एक ऐसे सिस्टम की बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ हर्षवर्धन के दौर की सच्चाई नहीं थी, बल्कि इसने आने वाली कई सदियों के लिए भारत की तकदीर तय कर दी। हम बात कर रहे हैं सामंतवाद की। तो ये सामंतवाद था क्या? बहुत सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा सिस्टम था जिसमें राजा अपने अफसरों या सेनापतियों को कैश सैलरी देने के बजाय जमीन का एक टुकड़ा दे देता था। अब उस जमीन से जो भी कमाई होगी वो उस अफसर की। अब सुनने में ये ठीक लगता है,
लेकिन इसके नतीजे बहुत गहरे हुए। होता ये था कि धीरे धीरे ये जमीन के मालिक यानी सामंत अपने अपने इलाकों में बहुत ताकतवर हो जाते थे। वो बस अधिकारी नहीं रहते, बल्कि छोटे मोटे राजा बन बैठते थे। और इसका सीधा असर किस पर पड़ता था? केंद्र में बैठे सम्राट पर। उसकी ताकत लगातार कम होती जाती थी। और इसीलिए हर्षवर्धन का दौर प्राचीन भारत के आखिरी सुनहरे पन्ने की तरफ है। ये वो आखिरी लौ थी जिसके बुझते ही भारत एक नए युग, मध्य युग में दाखिल हो गया। हर्षवर्धन की अपनी निजी जिंदगी में भी एक बड़ा बदलाव आया था। वो पैदा तो एक शैव परिवार में हुए थे, शिव को मानते थे, लेकिन जब वो हुएनसांग से मिले तो उनके प्रभाव में आकर उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया, वो भी महायान शाखा। ये उनकी खुली सोच को भी दिखाता है। और जब उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया तो पूरे दिल से अपनाया। उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को बेशुमार दौलत दान दी, कन्नौज में एक बहुत बड़ी बौद्ध सभा करवाई, और सबसे हैरान करने वाली बात, वो हर 5 साल में प्रयाग में एक सभा करते थे जिसे महामोक्ष परिषद कहते थे, और वहां अपनी सारी संपत्ति, सब कुछ दान कर देते थे, यहां तक कि अपने तन के कपड़े भी। और यहीं आकर कहानी एक बड़े सवाल पर खत्म होती है। कितनी अजीब बात है ना, कि जिस सामंतवाद, जिस भूमि अनुदान की प्रथा ने हर्षवर्धन को अपना साम्राज्य चलाने में मदद की, शायद उसी सिस्टम के अंदर साम्राज्य के बिखरने के बीज भी छिपे थे। इसी सवाल के साथ हम प्राचीन भारत के इस शानदार अध्याय को यहीं विराम देते हैं।